तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रंजन वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसे जित तक। तो मैं यह दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ITI लेवल पे, जो कि इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है। इसमें मैं 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी की मूल अवधारणा से ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए, उसके बाद मैं लेक्चर को तुरंत स्टार्ट करता हूँ। इस लेक्चर में काफ़ी काम की बातें होने वाली है, जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम रिलेटेड ही होगा। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए, मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है रंजन वर्मा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद मेरा जो 10वीं क्लास में जो रिजल्ट आया था वो लगभग 80% आया था, और मैंने 10वीं में मैथ में 100 में 100 लाया था। उसके बाद 12वीं में मेरा 80% रहा है, जिसमें गणित ऑनर्स रहा है। 2019 में पास आउट हूँ, और उसके बाद डिप्लोमा मैंने 2019 से लेकर के 22 तक में किया हुआ है, जिसमें से 81% मैंने नंबर लाया है। और ये इलेक्ट्रिकल से संबंधित था, पूरा का पूरा विभाग इलेक्ट्रिकल से संबंधित था। आप लोग ITI में होता है इलेक्ट्रीशियन, मेरा इलेक्ट्रिकल था उसमें। और मेरी जो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या है, मैंने कौन कौन सा एग्जाम निकाला हुआ है अभी तक। तो 2023 में, यानी कि 22 में पास आउट होने के बाद मैंने 23 में ही टाटा स्टील में परमानेंट जॉब हासिल कर लिया था, एग्जाम्स का क्रैक कर लिया था। उसके बाद 2023 में ही SSGD का एग्जाम मैंने क्रैक किया हुआ है, और 2023 में ही सेल OCTT यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक पोस्ट होता है डिप्लोमा लेवल पे, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, उसको मैंने उत्तीर्ण किया हुआ है। उसके बाद 2024 में पावर ग्रिड JEE में मैंने एग्जाम इसको निकाला था। उसके बाद अभी इसी में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को टेलीग्राम से संबंधित टेलीग्राम में जुड़ना होगा इससे संबंधित अपडेट पाने के लिए, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसका लिंक यहाँ पर है, और मेरे अबाउट में भी मिल जाएगा। और एक व्हाट्सएप चैनल है, उसमें भी जरूर जुड़िएगा। उसमें मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, उसमें आपको डायरेक्ट अपडेट मिलते रहेगा, तो उसमें आप लोग जरूर ऐड होइएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें होने क्या वाला है। ये जो है चैप्टर आप लोग का एक है ना, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिया है। उसका इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत की मूल बातों का। तो हम लोग पहले सवाल को डील करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, कि विद्युत आवेश की SI यूनिट क्या होती है। विद्युत आवेश का जो SI इकाई है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सारे ऑप्शन को बढ़िया से जानते हैं कि बाकी सब ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है वोल्ट। तो वोल्ट किसका SI यूनिट होता है, वोल्ट किसका SI इकाई है। तो ये विभवांतर का है, विभवांतर का है, ठीक है। और जो एम्पियर है वो किसका होता है, वो होता है विद्युत धारा का। और जो कूलम्ब है, कूलम्ब किसका होता है, विद्युत आवेश का, ठीक है, आवेश का है। और जो वाट है, वाट किसका होता है, ये होता है शक्ति का। तो पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है विद्युत आवेश का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है। तो हम क्या बोल देंगे इसमें, जो विद्युत आवेश का इकाई क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आवेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, आवेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो चालक होता है, यानी कि कंडक्टर है, उसका प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र लिख देते हैं, वो होता क्या है। देखिए प्रतिरोध होता है R से, इसको सूचित करते हैं। R बराबर होता है रो। रो क्या होता है, रो होता है इसका प्रतिरोधक तत्व, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी जो उसका गुण होता है प्रतिरोध का, उसको R से रो से डिनोट करते हैं। ये क्या है, P नहीं है, ये रो है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधक तत्व। और ये जो R है, R बराबर रो गुने L होता है। L क्या होता है, यहाँ पर लंबाई होता है, बटा में A होता है एरिया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग को याद होना चाहिए हमेशा। तो इस फॉर्मूले में बोल रहा है क्या है, इस फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन संबंधित है। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, इसमें बोल रहा है कि इसका जो प्रतिरोध है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध यानी कि R, रेजिस्टेंस, वो रो के अनुक्रमानुपाती है। रो मतलब इसका प्रतिरोधकत्व, और रेजिस्टिविटी और इसका लंबाई का समानुपाती है। दोनों का समानुपाती हो गया, ऊपर में है, बटा के ऊपर में है, अंश में है ना, तो ये अनुक्रमानुपाती हो गया। और व्युत्क्रमानुपाती किसका हो गया, तो इस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी कि क्षेत्रफल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्या बोल रहा है, पढ़िए ध्यान से, कि विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है। इसमें से कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। तो सभी ऑप्शन को फिर से हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। समझिएगा कि जो एमीटर है, एमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्या मापते हैं, इससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, मेजर करते हैं। और जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर से किसको मेजर करते हैं, इससे हम लोग मेजर करते हैं वोल्टेज को। वोल्टमीटर से वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि विभवांतर को, विभवांतर ये होता है ना। और जो ओम मीटर है उससे किसको मेजर करते हैं, इससे मेजर करते हैं प्रतिरोध को। यह है इसका आंसर, प्रतिरोध। और वाट मीटर से किसको मेजर करते हैं, इससे मेजर करते हैं हम लोग शक्ति को। ठीक है, ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए सारे का सारा चीज। तो पूछ क्या रहा था सवाल, सवाल पूछ रहा है कि विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है, विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है, कौन सा है, देखिए तो यह है वोल्टमीटर का, ये नीचे वाला का था ये वाला। वोल्टमीटर का कौन सा है, वोल्टमीटर का है विभवांतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का 2 नियम होता है, दोनों नियम को हम लोग समझते हैं क्या क्या नियम है। तो जो पहला नियम है वो होता है KCL, KCL यानी कि किरचॉफ करेंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम, ये होता है पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है KVL का, KVL का। ठीक है, ये होता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो इसमें पूछ क्या रहा है, पहला नियम किससे संबंधित है, तो KCL से संबंधित है। और KCL में क्या होता है ना कि कोई बंद परिपथ है, मान लीजिए कि कोई बंद परिपथ है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया से इसको समझ लेते हैं ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो इसमें। ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ था, इसको बैटरी बना दूंगा अभी। और यहाँ पर कोई प्रतिरोध था और कोई चालक, टाइम लगता है यार, कोई बात ना, ऐसे है। और यहाँ पर भी कोई प्रतिरोध है, बैटरी है, यहाँ पर प्रतिरोध था, यहाँ पर प्रतिरोध था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग KCL जब निकालते हैं, KCL से सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक इधर से करंट निकालते हैं, एक करंट इधर से निकालते हैं, एक करंट इधर से निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है, मोटा मोटी हम लोग क्या करते हैं KCL में, हम लोग करंट को ला करके जोड़ देते हैं। जैसे कि I1 + I2 + I3 बराबर क्या हो जाता है, इसमें सब मिला करके 0 हो जाता है। 0 क्यों हुआ, कहने का मतलब है कि इसमें सारा का सारा करंट आया और गया, सब इसमें 0 हो जाता है। मतलब ना करंट इसमें ज्यादा सर्किट से कोई बाहर गया है, ना सर्किट से बाहर गया है, ना सर्किट में आया है। जितना सर्किट में था वही इसमें घूम रहा है, आपस में कंजर्व है, संरक्षित है, वो बाहर जा नहीं रहा है और नहीं बाहर से आ रहा है। जितना था सब इसी में से काम चला रहा है। मैंने आपको यहाँ पर करंट से इसलिए बताया क्योंकि हम लोग करंट का एक और फॉर्मूला जानते हैं। करंट बराबर होता है I, जो हो गया I बराबर होता है dQ/dt, ये होता है ना। और यहाँ जो Q है क्या है, Q क्या है, यहाँ पर Q आवेश है ना। तो ये जब भी होगा ना, धारा वाला जो ही होगा, करंट हो गया, तो ये हमेशा आवेश से संबंधित होता है। उसी तरह से जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज वाला, वो होता है V बराबर W/Q, V बराबर होता है W/Q। ये सवाल आपको फिर से मिलेगा आगे चल करके, यहाँ पर समझ आइए। मैं इसको दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा लास्ट में। तो जो KVL है, KVL किससे संबंधित है, ये जो V दिख रहा है, जो W है ना ऊपर में, W क्या है, यह है ऊर्जा। तो जो KVL आएगा, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, दूसरा नियम होता है KVL, और KVL होता है ऊर्जा से संबंधित है। तो उसमें हो जाएगा उसका आंसर ऊर्जा। लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पर, प्रथम नियम ये वाला है, तो ये किससे संबंधित है, आवेश से संबंधित है, आवेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेश वाला हो जाएगा, ऑप्शन C। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोग इतना डिटेल में नहीं चाहिए होगा ना तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा,
उसको तुरंत तुरंत पढ़ पढ़ के पार कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बुरा प्रश्न नंबर 5 कि बंद परिपथ में भी और आई का अनुपात कैसा होता है। भी और आई का अनुपात कैसा होता है? पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी और आई का अनुपात होता है वो होता क्या है। भी और आई क्या होता है? विभवांतर बटा में करंट, बटा में करंट यानी कि धारा। ये होता क्या है? तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि आर, ये होता है ना, इसी को तो बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि किसी बंद सर्किट में यानी बंद परिपथ में मैं एक परिपथ बना दे रहा हूँ बंद। तो मान लीजिए कि ये कोई परिपथ था, ऐसे इसमें से बैटरी जा रहा था, यहाँ से एक ये है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और यहाँ पर ये सर्किट बंद हो गया। इसमें बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टेंस ही है, इसका मान कैसा होगा। तो हमेशा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें वोल्टेज कितना था, करंट कितना था, और ये हमेशा पता है क्या होता है, हमेशा स्थिर ही होता है किसी भी सर्किट में। ये हमेशा स्थिर होता है। आर का वैल्यू देखते हैं बदलते हुए। ये मान लीजिए अगर 5 ओम है यहाँ पर, ये वाला जो सर्किट है यहाँ पर 5 ओम है, ये कहाँ पर है देखिए ध्यान से फिर से। ये जो यहाँ पर 5 ओम है, तो ये कभी 6 ओम हो जाएगा? कभी नहीं होगा, वो जो है वही रहेगा हमेशा। तो ये बोल रहा है कि बंद परिपथ में भी और आई का अनुपात कैसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बंद परिपथ में ऑप्शन बी यानी कि स्थिर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है फिर से रिपीट हो गया है। 6 नंबर में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा है, प्रश्न नंबर 6 में है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध का इकाई इसमें से कौन सा होगा? महो होगा कि ओम होगा, कि हेनरी होगा, कि फैराड होगा, क्या होगा? तो सभी ऑप्शन को हम लोग बढ़िया से जानने का प्रयास करते हैं कि बाकी सब ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। महो, म हो, ये होता है किसका यूनिट? ये होता है ओम का उल्टा, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा है। ये होता है चालकत्व का, होता है ना, चालकत्व। ये चालकत्व का यूनिट होता है महो। और ओम किसका है? ओम प्रतिरोध का है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है? ओम है। तो ओम किसका यूनिट हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिरोध का, ठीक है। और हेनरी किसका हो जाता है? तो हेनरी हो जाता है प्रेरकत्व का। ये जो है ना, ये है प्रेरकत्व का, ठीक है। और इसमें जो दिया हुआ है फैराडे, फैराडे किसका होता है? जो होता है संधारित्र का, संधारित्र का होता है, ठीक है। प्रेरकत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व को बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्टेंस, और संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का वैल्यू होता है कैपेसिटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पढ़िए। 7 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, देखिए। तो आप लोगों को आवेश का वैल्यू मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, वो कितना कितना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन उसका होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और वही जो अगर प्रोटॉन रहेगा ना, उसका हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आप लोग को देखना क्या है यहाँ पर? देखना यह है कि जो माइनस वाला टर्म किस में है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस वाला टर्म है ना, कुछ नहीं है तो प्लस वाला टर्म है, और अगर है तो ये माइनस वाला टर्म है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कैसा होता है। ऑब्वियसली माइनस है तो निगेटिव हुआ ना, निगेटिव में कूलम्ब है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकत्व। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो
फिर से हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को बढ़िया से समझेंगे, है ना। सारे ऑप्शन को जब तक नहीं समझेंगे फिर मेरे से पढ़ने का मतलब क्या हुआ। चलिए, क्या हो गया भाई। हाँ, तो विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये जो है ओम मीटर, यहाँ पर दिया हुआ है ना ओम मीटर, तो ओम मीटर किसका होता है, ओ मीटर, ओम मीटर ना। ओम मीटर किसका यूनिट होता है, तो ओम मीटर होता है हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध का, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर ऐसे। ये विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। और ओम प्रति मीटर ये होता है क्या, सोचिए बताइए। ओम प्रति मीटर किसका यूनिट है, ऑप्शन बी हो रहा, ओम प्रति मीटर किसका यूनिट होता है, ये किसी का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। महो प्रति मीटर होता है, महो प्रति मीटर होता है किसका, वो होता है चालकता का, ठीक है। और इसमें बच गया कितना, दो ऑप्शन बचा है, दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। ये ओम किसका है, तो ओम किसका हो जाएगा, ओम हो जाएगा हमेशा किसका होता है ये होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध, प्रतिरोध का हो गया, ठीक है। और फिर बच गया क्या चीज, बच गया हमारा महोमीटर, महोमीटर, महोमीटर किसका यूनिट होता है, ये किसी का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ओम मीटर सिर्फ होता है, ओम मीटर, फंसिएगा नहीं इसमें कभी भी जा, ओम मीटर, ये महोमीटर कुछ नहीं होता है, ठीक है। महो प्रति मीटर रहता तो कुछ हो जाता, महो प्रति मीटर होता तो कुछ हो जाता, ठीक है। ये ओ मीटर होता है, महो मीटर कुछ नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब समझा करिए। बोल रहा है 9 नंबर सवाल में कि क्या क्या, देखिए 3 10 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा जब हम लोग 10 ओम का 3 रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो हम जोड़ के देखते हैं पहले। मान लीजिए कि ये कोई प्रतिरोध है, 1 है, 2 है, 3 है, और तीनों कितना कितना है, ये है 10 ओम का, ये है 10 ओम का, और ये है 10 ओम का, तीनों के 10 10 ओम का। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है आर टोटल, उसका वैल्यू कितना होता है, वो होता है सभी प्रतिरोध के जोड़ के बराबर, R1 प्लस R2 प्लस में R3 प्लस में जितना रेजिस्टेंस इसमें रहेगा सबको जोड़ देंगे, तो यही इसमें हो जाता है इसका सूत्र। तो इसमें बोल रहा है क्या, श्रेणी क्रम में ना, तो श्रेणी क्रम में क्या करेंगे हम लोग, तीनों को जोड़ देंगे, 10 10 10 10 जितना लिखा हुआ है ना सबको हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो 10 प्लस में 10 प्लस में 10, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 ओम, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो सवाल नंबर 10 है वो क्या बोल रहा है, समांतर परिपथ में क्या समान रहता है, धारा, एक मिनट, धारा समान रहता है कि प्रतिरोध समान रहता है कि वोल्टेज समान रहता है कि शक्ति समान रहता है, क्या समान रहता है समांतर परिपथ में, पैरेलल सर्किट में। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं समांतर परिपथ के बारे में पहले। इसका आंसर खाली बोल देने से नहीं होगा, इसका आंसर पता क्या है, वोल्टेज है, ऐसे बता देने से थोड़ी होगा, समझना है हम लोग को बढ़िया से। तो पहले मैं एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, परिपथ बना देता हूँ। तो पैरेलल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये हो गया इसका बैटरी, यहाँ गया ऐसे, उसके बाद इसमें एक प्रतिरोध हो गया, एक दूसरा प्रतिरोध हो गया, और एक तीसरा प्रतिरोध हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें अगर 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ऐसे है। तो क्या लगता है सब में धारा का मान अलग अलग होगा कि ये जो वोल्टेज है उसका मान अलग अलग होगा, दोनों में से कौन अलग अलग होगा,
तो इसको आप लोग याद रखिए कि जब भी वोल्टेज रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो पैरेलल के केस में, समांतर के केस में क्या होता है कि ये जो 5 वोल्ट है ना, यहाँ पर भी 5 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट होगा, और जो करंट होगा ना, करंट इसमें सब में अलग अलग होगा। इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 5/1 इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में 5/1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये जो इस सर्किट में कितना हो जाएगा, इस सर्किट में हो जाएगा 5/2, इसमें कितना हो जाएगा 5/3। ये आएगा कभी तो मैं बता दूंगा, अभी इतना जान लीजिए कि जब समांतर परिपथ होता है ना, समांतर परिपथ, उसमें क्या होता है कि सभी ब्रांच में यानी कि शाखा में समान क्या रहता है, तो समान इसका वोल्टेज रहता है, विभवांतर रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कि धारिता की इकाई क्या है। धारिता मतलब संधारित्र, संधारित्र का इकाई क्या होता है। फिर से हम लोग सारे ऑप्शन को बढ़िया से समझ लेते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। ये जो कूलम्ब है, कूलम्ब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कूलम्ब किसका इकाई है, तो ये है आवेश का, ठीक है। और ओम किसका है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिरोध का, ठीक है। और फैराडे किसका है, यही तो है इसका धारिता का, धारिता या फिर संधारित्र। वेबर किसका है, तो वेबर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक में क्या होता है ना कि हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पर आवेश पढ़ रहे हैं ना, आवेश, वहां पर ये वेबर का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आवेश होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में वेबर होता है। बस उतना ही समझ लीजिए आप, नहीं काफी है। अभी आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में हो रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सोचिए, बोलिए, बताइए क्या होता है, किसके लिए किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग। तो पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ना कि जैसे ये प्रतिरोध हो गया, और एक प्रतिरोध यहाँ हो गया, और एक प्रतिरोध यहाँ हो गया, और एक प्रतिरोध यहाँ हो गया, और इसमें क्या है ना कि कुछ परिपथ लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये है। और इसमें क्या होता है ना कि एक यहाँ पर डिटेक्टर रहता है, गैल्वेनोमीटर रहता है, गैल्वेनोमीटर। वो क्या करता है कि इसके बीच का जितना भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, उसको ये बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, प्रतिरोध को इस हिसाब से सेट करते हैं कि इसके अंदर कोई भी करंट जा ही नहीं, इसके अंदर का जो करंट होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। तो इसमें क्या हम लोग को मिलता है, क्या हम लोग इसमें मेजर करते हैं, ये सब देखिए क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है इसका, अज्ञात प्रतिरोध। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। व्यावसायिक मतलब खरीद बिक्री वाला। तो हमारे घर में एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है क्या, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो हमारे घरों में, पहले मैं घर बनाऊंगा, ठीक है। ये घर है, छोटा सा घर, प्यारा सा घर, अच्छा सा घर, ये घर है। घर में क्या होता है ना कि बाहर से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लेकर के आते हैं। ये कहीं आया है, परदेश से आया है बिजली, घर में आया, यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ रहता है, और बाहर से कोई जेई आता है या फिर टेक्नीशियन आता है, वो बोलता है कि मीटर में आपका इतना यूनिट का बिल आ गया है। तो उस बिल में हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिट में आया है, कितना यूनिट में आया है ना। यूनिट मतलब एक यूनिट का कितना रुपया हुआ, उस हिसाब से बोलते हैं ना। यानी कि व्यवसायिक मतलब होता है कॉमर्शियल, यानी कि खरीद बिक्री वाला। तो खरीद बिक्री में हम लोग यूनिट बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कितना किलोवाट आवर का हमारा बिजली बिल हुआ, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कितना यूनिट मेरा बिजली बिल उठा है। तो यूनिट, उसी को बोलते हैं व्यवसायिक इकाई। तो फिर होता क्या है, वो होता है किलो वाट आवर, किलो वाट, भाई लिखा जाए यार, किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक यूनिट, 1 किलोवाट आवर मतलब एक यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो सवाल नंबर 14 है उसमें क्या बोल रहा है कि ओम का नियम कहाँ लागू नहीं होता है, कहाँ लागू नहीं होता है बताइए। इसको मैं आपको समझा के रहूंगा बढ़िया से, बहुत बार फंसते होंगे आप लोग ना कि ये कैसे होता है नहीं होता है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो 14 नंबर सवाल है वो बोल रहा है कि ओम का नियम कहाँ लागू नहीं होता है। तो देखिए ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है। देखिए जो डीसी सर्किट होता है, डीसी सर्किट मतलब जैसे यहाँ पर कोई बैटरी लगा हुआ है, बैटरी ही को बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। ये बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर प्रतिरोध है, ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये जो सर्किट है ना, इसी सर्किट को बोलते हैं डीसी सर्किट। तो यहाँ पर प्रतिरोध का नियम लागू होगा कि नहीं, हमेशा हम लोग बनाए हैं सवाल को लागू होता है। ठीक है, ये हो गया डीसी सर्किट का बात। अब बात करते हैं हम लोग एसी सर्किट का। एसी सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है ना, इस बैटरी को ऐसे नहीं करके हम लोग, बैटरी नहीं होता है इसमें, इसमें कुछ अलग चीज होता है, ऐसे करके ऐसे भाई ऐसा हाँ ऐसा होता है। और यहाँ पर हम लोग एसी को ऐसे सूचित करते हैं। तो ये हो गया एसी सर्किट। एसी सर्किट में होता है कि नहीं होता है, एसी सर्किट में भी होता है। क्या बोल रहा है, उच्च प्रतिरोध। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 ओम था, ठीक है, समझिए बढ़िया से, ये मान लीजिए प्रतिरोध जो है, ये प्रतिरोध अगर इसका वैल्यू 1 ओम था तो ओम का नियम लागू हो रहा था। और क्या ये 1 लाख ओम होगा तो नहीं लागू होगा। अगर ये वैल्यू ये 1 ओम नहीं होकर के अगर ये 1 लाख हो जाए, 1 लाख हो जाए 100 किलो ओम, तो ये ये ओम का नियम लागू होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये होगा, उच्च प्रतिरोध पे भी ये काम करता है। ठीक है, डीसी सर्किट हो गया, ओम का नियम हो गया, और उच्च प्रतिरोध हो गया, दोनों में हो गया। अब हम लोग धात्विक चालक बात करते हैं। धात्विक चालक मतलब कोई भी चालक है, जैसे कि चांदी हो गया, तो चांदी का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है और उसमें भी ये काम करता है। ठीक है, और बचिए क्या, अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई डीसी सर्किट है, एसी मानते हैं, एसी, एसी से ही बताता हूँ मैं, बढ़िया रहूंगा। तो ये कोई एसी सर्किट है, यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर डायोड है। डायोड को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं ना, ऐसे रहता है, ए भाई हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ से करंट जाएगा, एक तरफ से करंट इसमें जाएगा, और एक इधर से देखिए, हाँ, इसमें एक तरफ से करंट जाएगा, इसमें इधर से करंट आएगा, आएगा आएगा आएगा, लेकिन इधर से करंट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर ओम का नियम इधर से तो लागू नहीं हो पाएगा ना। ओम का नियम इधर से तो काम करेगा भाई, इधर से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये किसके वजह से हुआ, इस डायोडवा की वजह से हुआ है। डायोड है ना, यही इसमें काम बिगाड़ दिया। कहाँ बोलेंगे इसमें हम लोग, डायोड क्या चीज का बना होता है, डायोड बना होता है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होता है, ये होता है अर्धचालक। तो ये कहाँ लागू नहीं होता है, यह अर्धचालक में लागू नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धचालक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समझा दे रहा हूँ क्या यार, थोड़ा सा फास्ट खींचता हूँ। ठीक है, तार की लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध क्या होगा। पहले प्रतिरोध क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का सूत्र मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यह आर बराबर रो गुने एल बाई ए होता है। ये बोल रहा है क्या चीज कि अगर इसमें लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा बताइए। हाँ, अगर इसमें लंबाई को अगर हम लोग दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा यार। और क्या इसमें सोचने वाली बात क्या है, दोनों क्या है, अंश में है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। तो अगर हम लोग लंबाई को दोगुना करेंगे तो इसमें प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, दोगुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शक्ति का सूत्र क्या है, तो इसमें से सारे के सारे शक्ति का सूत्र है। पावर बराबर होता है वोल्ट गुने धारा भी होता है, वोल्टेज गुने धारा, यानी विभवांतर गुने धारा भी बोल सकते हैं, यानी कि वही गुने आई भी
इसका सही है, ये भी इसका सही आंसर है। और बोल रहा है P बराबर आई स्क्वायर आर, तो हाँ आई स्क्वायर आर भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, यानी कि जो धारा होता है धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध, और भी स्क्वायर बाई आर होता है, तो हाँ ये भी होता है विभवांतर का स्क्वायर बटा में प्रतिरोध। इसका ऑप्शन सी भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर ओवरऑल क्या है, चारों है, तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम बोल रहा है कि धारा की दिशा किसे माना जाता है। धारा जैसे कोई सर्किट हो गया, ठीक है, कोई ये सर्किट हो गया, सर्किट मतलब परिपथ, इसमें एक प्रतिरोध है, ऐसे है ऐसे है। इसमें बोल रहा है ना, इसमें धारा जो इधर जाता है, जैसे धारा इधर से गया, धारा निकल के इधर से इधर गया, तो धारा की दिशा किसे माना गया है। इसमें होता क्या है ना, थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से। इसमें जो निगेटिव टर्मिनल है ये वाला, यहाँ जो निगेटिव टर्मिनल है इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इधर से आके इसमें पॉजिटिव यानी कि धनात्मक टर्मिनल पे जाके घुस जाता है। यहाँ पर यहाँ से निकलता है, निगेटिव से निकलता है, यहाँ से जाकर के इसमें समा जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया, तो हमारा इलेक्ट्रॉन गया इधर से इधर, ठीक है, एक मिनट, हमारा इलेक्ट्रॉन गया इधर से इधर, यह है इलेक्ट्रॉन का और यह है धारा का। तो बोल रहा है कि धारा जो है, धारा की दिशा किसे माना गया है, तो इलेक्ट्रॉन के जो धारा है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसका विपरीत डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा को बोला जाता है धारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17 में हो गया। और बोल रहा है कि 18 में कि चालकता यानी कि कंडक्टेंस किसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, किसका अपोजिट है। तो चालकता क्या होता है तो समझिएगा कि मान लीजिए कोई ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध है मतलब वस्तु है, इसे करूँ, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ये कोई मेरा धातु है, वस्तु है, तो इसमें क्या होता है ना, एक बार इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और एक इसको रोक रहा है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है यानी कि धारा है, उसको कौन मदद करता है, तो धारा को मदद करता है इसका चालकता, ठीक है, चालकता इसको हेल्प करता है। और कौन रोकता है, इसका जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध वो इसको रोकता है। तो कौन इसको सपोर्ट किया, कौन इसको रोका, तो प्रतिरोध इसको सपोर्ट, प्रतिरोध क्या किया, इसको रोक दिया, और इसमें जो चालकता था वो इसको सपोर्ट कर रहा था धारा को। तो दोनों एक दूसरा को उल्टा है ना, तो बोल रहा है क्या है कि चालकता का व्युत्क्रम क्या होगा, तो चालकता का व्युत्क्रम हो जाएगा इसमें प्रतिरोध, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हो रहा है कि 19 में हो रहा है कि करंट में प्रवाह में बाधा डालने वाला गुण क्या है। अभी भी मैंने बताया है कि क्या है, कौन रोकता है। जैसे कोई एक चालक था, कोई धातु था, उसमें एक करंट फ्लो कर रहा था, करंट गुजर रहा था उसमें से, ये करंट जा रहा था और इसको एक किसी ने रोका था। रोका किसने था, तो रोका था इसका प्रतिरोध ने। इसको जाने में मदद कौन किया था, का चालकता किया था। चालकता उसको आसान माध्यम देता है और इसका जो प्रतिरोध है उसको रोकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि स्वस्थ मानव शरीर का औसत प्रतिरोध क्या होता है। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध क्या होता है, आदमी है, ठीक है, ठीक है, आदमी है। तो आदमी का जो औसत प्रतिरोध होता है वो लगभग 1000 ओम के पास होता है, ठीक है, ये होता है। वही अगर इसमें मान लीजिए पानी वगैरह चला गया, नहा वहा करके निकला है, ठीक है, नहा वहा करके निकला है,
तो इसका प्रतिरोध घट करके हो जाता है 100 ओम, ये हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। औसत प्रतिरोध कितना होता है? तो 1000 ओम होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे चालक की चालकता कैसी होती है? जो चालक अच्छा है उसका चालकता कैसा होगा? तो चालकता क्या होता है? चालकता होता है जो वस्तु को उसमें से धारा जाने में मदद करता है। अभी भी मैंने बताया, 2-3 बार बताया इसको। तो जो चालकता है ना, वो उस वस्तु में से धारा को जाने में मदद करता है। तो जो मदद करता है और चालकता है, चालकता क्या है? अच्छे कंडक्टर लिखा हुआ है, अच्छे गुड कंडक्टर। तो जब चालक अच्छा है ना, अच्छा है मतलब कि उसमें से उसका जो वैल्यू है काफी हाई होना चाहिए। हाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरा काम क्या है, अगर मेरे को मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, उसमें से भेजना है कहीं पर, और मैंने एक चालक लेकर गया है, चालक यानी कि धातु का वस्तु लेकर गया है, और उसका चालकता काफी अच्छा था, तभी तो मैंने उसको पकड़ के ले गया है ना। नहीं तो फिर अगर हमको वहां पर से अगर इसमें से बचना होता है, अगर हम लोग इसमें से कुछ चालक पदार्थ लगाते हैं इसके चारों तरफ में, तो वो क्या रहता है, वो हमें इसमें से विद्युत प्रवाह को रोकता है। इसे मान लीजिए कि हम चारों तरफ में इसका एक इंसुलेटर लगा दिए या फिर कुछ चालक लगा दिए, तो इधर से हम लोग को इसमें से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है उसको से हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाता है, रोकता है, हम लोग को सुरक्षित रखता है। तो इसका जो प्रतिरोधकता होता है ना कुचालक का, वो ज्यादा होता है। और ये जो चालक है उसका चालकता क्या होता है? वो ज्यादा होता है। चालक का चालकत्व और कुचालक का प्रतिरोध दोनों ज्यादा होता है, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा चालक तभी माना जाएगा जब उसका चालकत्व या चालकता बहुत ज्यादा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। जो 22 नंबर है, और आगे तापमान बढ़ने पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो जो शुद्ध धातु है यानी कि धातु है, उसका तापमान से संबंधित एक सूत्र होता है, उसको बढ़िया से समझिए। मान लीजिए कि ये कोई प्रतिरोध था, आर था, आर बराबर होता है आर नोट, बताऊंगा सबका मतलब क्या होता है, प्लस अल्फा गुने डेल्टा टी, ये होता है। कुछ याद आ रहा है इसमें? अरे नहीं आ रहा तो बता ना रहा हूँ भाई, टेंशन नहीं ले लेना। ठीक है, सबका मतलब बता दे रहा हूँ उसमें क्या क्या होता है। तो ये जो है ना, ये है नया वाला प्रतिरोध। ये क्या है? ये है पुराना वाला प्रतिरोध, जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री था, या फिर जो पहले वाले टेम्परेचर पे था, वो उसका ये रेजिस्टेंस है। ये अल्फा क्या है? तो अल्फा एक गुणांक होता है। ठीक है, ये अल्फा गुणांक होता है, इसका एक अलग अलग वैल्यू होता है, ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और ये जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी क्या है? ये तापमान का अंतर है। तो तापमान का अंतर, और ये जो प्रतिरोध है यहाँ पर है, ये प्रतिरोध है यहाँ वाला, अलग कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो प्रतिरोध है इस तापमान के अंतर के हिसाब से कैसा है? तो ये अनुक्रमानुपाती है, यानी कि ये जो तापमान बढ़ेगा, तापमान अगर बढ़ेगा तो ये प्रतिरोध क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध कैसा होता है? तो भी बढ़ता है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 23 में बोल रहा है कि फ्यूज वायर का गलनांक कैसा होना चाहिए। अब इसको समझिए कैसे, क्या होता है इसमें। फ्यूज वायर है ना, फिर से घर बना दो क्या? शॉर्ट में घर बनाता है यार, घर को तुरंत बिगाड़ना भी तो पड़ता है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, घर में सप्लाई आया है, बाहर से आया है सप्लाई, यहाँ पर मीटर लगा हुआ था। ठीक है, मीटर से पहले फ्यूज लगा हुआ था, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। तो ये जो फ्यूज है ना, फ्यूज का काम क्या है? तापमान अगर इसमें से ज्यादा अगर करंट जाएगा तो तापमान इसका बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो इसको तुरंत पिघल करके नष्ट होना होगा। ये नष्ट होगा
तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था, जो भी करंट इसमें से आ रहा था, इसमें से करंट आ रहा था घर में, वो क्या हो जाएगा, यहीं से ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। ये अगर खत्म हो जाएगा तो पिघल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, काफी ज्यादा हो गया, जैसे टंगस्टन का है, तो इसमें अगर 500 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो भी ये नहीं पिघलेगा। बोलेगा कि मेरे को 2300 डिग्री होगा तो हम पिघलेंगे। तो इसमें से तुम्हारा जो सर्किट है घर के अंदर में, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उपकरण है, उसको हम सुरक्षित रखेंगे। तो ये पिघलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका प्रतिरोध, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए खराब चीज़ है ना। इसलिए हम क्या करते हैं ना कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो काफ़ी कम रखते हैं कि इसमें से एक निश्चित अमाउंट में जब करंट जाएगा, धारा जाएगा, तो ये पिघल जाएगा। पिघल करके मेरा घर का जो भी सामान है उसको सुरक्षित रखेगा। ठीक है, तो ये होता है फ्यूज तार का काम। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जो फ्यूज तार है वो बनता किस का है, किस चीज का बनता है फ्यूज तार? तो फ्यूज तार किस चीज का बनता है? फ्यूज तार बनता है शीशा और टीन का। ये कभी कभी आपसे पूछ देगा। ठीक है, और इसमें से रेशियो भी होता है। रेशियो कितना होता है? इसका जो रेशियो होता है वो भी याद कर लीजिए, मैं याद करवा दे रहा हूँ आपको कैसे याद करना है। शीशा हो गया 37% और टीना हो गया 63%। याद करने का ट्रिक बताऊं? देखिए, शायद मालूम चल भी गया होगा आप लोगों को। शीशा, सी स से शीशा, स से 37, टी से टीना, टी से 63, टीन टीना 63। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, आगे आप लोगों को काम देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो सवाल नंबर 24 है वो क्या है? बोल रहा है कि अचालक यानी कि इंसुलेटर पदार्थ का प्रतिरोध कैसा होता है। अभी भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि चालक का चालकता ज्यादा होना चाहिए और कुचालक या अचालक, जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर का प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। इंसुलेटर का काम क्या है? वो हम लोगों को विद्युत धारा से सुरक्षित रखता है, तो उसका मान प्रतिरोध में ज्यादा होना चाहिए, तभी वो हम लोग को सुरक्षित रखेगा। प्रतिरोध क्या करता है, समझाता हूं यहां से। प्रतिरोध क्या करता है? जो भी आदमी है या फिर जो भी कोई जीव है, इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको ये रोक देगा। प्रतिरोध का काम है, प्रतिरोध का काम है विद्युत धारा को झटका लगने से रोकना। और चालकता का काम क्या है? तो ये जो विद्युत धारा है उसको जाने में मदद करना। तो क्या बोल रहा है कि अचालक पदार्थ यानी का जो प्रतिरोध है वो कैसा होता है? कैसा होगा? अचालक का, इंसुलेटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। चालक का चालकता ज्यादा होगा और अचालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुत अधिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? इसको मैं लग रहा है कि 3-4 बार बता दिया हूँ ना। समझिए, वोल्टमीटर से वोल्टेज को यानी कि विभवांतर को, एमीटर से धारा को, पायरोमीटर, पायरोमीटर से होता है, इससे मेजर करते हैं टेम्परेचर को यानी कि तापमान को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं विद्युत को, विद्युत है कि नहीं उस सर्किट में। ठीक है, इससे तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को किससे मेजर करते हैं, मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमीटर। ठीक है, एमीटर। आगे देखते हैं। वो रहा 26 नंबर में कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्रतिरोधक कौन सा है? कौन सा है इसमें से? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी कि छोटा अमाउंट वाला, यानी कि जिसमें से 12 वोल्ट से कम जाएगा सप्लाई, छोटा मोटा, जैसे मोबाइल के अंदर में हो गया। तो उसमें जो प्रतिरोध बनता है ना, मोबाइल के अंदर में जो डिवाइस है कोई भी, उसमें जो प्रतिरोध है, अंदर में बहुत सारा सर्किट रहता है ना, बहुत सारा परिपथ रहता है, तो उसमें जो प्रतिरोध रहता है वो किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है कार्बन रेजिस्टर का। वायर वाउंड का भी प्रतिरोध बनता है, लेकिन ये बनता है उच्च सर्किट में, उच्च परिपथ वाले सर्किट में, हाई वोल्टेज वाले सर्किट में। मिडल फील्ड में
बनता है मेटल फिल्म का, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्तर पे कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हो रहा है कि 27 में संधारित्र का क्या संचित करता है? संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, ये क्या संचित करता है? तो आप लोग जब संधारित्र देखे होंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज गौर किए होंगे कि यहाँ पर ऐसा होता है प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये प्लस। तो इसमें क्या क्या संग्रहित हुआ, क्या इसमें स्टोर हो गया है? इस अंदर वाले जो मटेरियल है, इस अंदर में क्या चीज संरक्षित है, क्या संचित है, बताइए। तो देख हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर धनात्मक आवेश है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, तो है क्या? विद्युत आवेश है। ऑप्शन बी। संधारित्र में क्या होता है? इसमें विद्युत आवेश होता है हमेशा। इस जो अंदर में डाइलेक्ट्रिक है ना, पैरावैद्युतांक है या पैरावैद्युत वस्तु है, उसमें क्या होता है ना कि हम लोग विद्युत आवेश को संचित करते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 28 नंबर में। तो 28 नंबर में बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का सूत्र क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है किससे? जो प्रतिरोध होता है ना, रेजिस्टेंस, उससे इसमें उल्टा होता है, उल्टा चलता है। जैसे श्रेणी क्रम में अगर हम लोग को प्रतिरोध का देखना हो गया, जैसे श्रेणी क्रम हो गया, यहाँ पर श्रेणी क्रम में दो ही लेकर के चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि R1 है, यहाँ पर मान लेते हैं कि R2 है, तो इसका टोटल प्रतिरोध क्या निकलेगा? R1 प्लस में R2। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं संधारित्र का, तो उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर तो संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो इसमें उल्टा चलता है। जो प्रतिरोध का है ना, प्रतिरोध का श्रेणी वाला संधारित्र के समांतर में चलता है, और प्रतिरोध का समांतर वाला संधारित्र के श्रेणी में चलता है। तो जो श्रेणी में है, यहाँ मान लीजिए कि C1 है, यहाँ C2 है, तो इसका जो C टोटल होगा ना, या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका हो जाता है 1/C टोटल बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है? ये हो जाता है इस तरह से। ऑप्शन बी उल्टा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाता है उल्टा। और यही अगर बात हो गया कि अगर हम लोग संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो इसका पता है, ये अगर C1 है, ये अगर C2 है, 1 है 2 है, तो इसका जो C टोटल हो जाता है ना, टोटल C, ये हो जाता है C1 प्लस में C2। सेम उसी तरह है जिस तरह से श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का होता है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है? श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लीजिए बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं। तो जो सवाल नंबर 29 है वो क्या है? तो सवाल नंबर 29 में बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसके द्वारा प्रभावित होता है? अब हम लोग क्या करते हैं कि एक लेते हैं डब्बा है, ठीक है, इसको बढ़िया से बताते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं बता पाएंगे। ये मान लीजिए कि कोई डब्बा था, भरा हुआ है, इसमें अंदर में हम लोग जल भर देते हैं, पानी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं हम लोग, पानी भर दिए। पानी में क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, इसमें हम लोग नमक डाल दिए, नमक उससे होता है सफेद, लेकिन डाल दिए नमक मतलब कि NaCl। तो इसमें क्या होता है ना कि पानी में डालने के बाद और जब हम लोग इसमें से सप्लाई देते हैं, तो जो सोडियम है ना, ये सोडियम, ये जो क्लोरीन है, दोनों अलग अलग आवेश में टूट जाता है, और ये जब पानी में मिलता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग आयन। तो ये जो सोडियम है, सोडियम पे हो जाता है धनात्मक आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं कटायन, याद रख लीजिएगा, कहीं कहीं आपको काम आएगा। तो जो धनात्मक वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कटायन, और जो ऋणात्मक वाला है यानी कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन में हो जाएगा कितना?
ये हो जाएगा निगेटिव, यानी कि अनायन बोलते हैं इसको, अनायन। ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, ये हो जाता है निगेटिव, इसको बोलते हैं अनायन। और कटायन और अनायन क्या है? कटायन है धनात्मक आवेश और अनायन है ऋणात्मक आवेश। और ये जब पानी में मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आयन। तो एक मिनट। तो जब हम लोग किसी भी लवण को जल में मिलाते हैं ना, और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें बन जाता है आयन। और उसमें धारा का प्रवाह यानी कि करंट का प्रवाह आयन के वजह से ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है प्रश्न नंबर 30। क्या बोल रहा है भाई 30 नंबर प्रश्न? वोल्टेज की इकाई क्या है? बताइए, फंस गया ना? क्या होगा? वोल्ट, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। सोचिए सोचिए, बताते हैं इसको। ऐसा ऐसा ही सवाल होना चाहिए। ये जो एम्पियर है ना, एम्पियर, ये एम्पियर होता है धारा का, इतना तो मालूम होगा। अब इसमें से जो कूलम्ब है, कूलम्ब पर सेकंड है ना, यानी कि dq/dt, ये होता है धारा का। धारा किसको बोलते हैं? आवेश की प्रवाह के दर को बोलते हैं धारा। देखिए, आवेश के प्रवाह के दर को, दर मतलब समय, आवेश के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। यानी कि कूलम्ब पर सेकंड तो धारा हो गया, ये भी निकल गया। बच गया वाट। वाट क्या होता है? वाट होता है शक्ति का यूनिट होता है। ये जो वाट है वो है शक्ति का यूनिट होता है। ठीक है, वाट। अब बच गया क्या? ऑप्शन बी। इसको थोड़ा सा बढ़िया समझते हैं, यही इसका आंसर भी है। ये बोल रहा है जूल प्रति कूलम्ब। जूल यानी कि एनर्जी, वाट, एनर्जी को हम लोग डब्ल्यू से भी सूचित करते हैं, डब्ल्यू बटा में कूलम्ब यानी कि क्यू, ये होता है भी। ठीक है, ये होता है। तो इसमें समझाना क्या चाह रहा हूं ना, कि ये होता क्या है, वोल्टेज किसको बोलते हैं? तो वोल्टेज होता है कूलम्ब को, यानी कि आवेश को अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कराते हैं, भेजते हैं, तो जितना हम लोग को इसमें एनर्जी खर्चा होता है ना, जो एनर्जी खर्चा हो रहा है एक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने में, जितना हम लोग को उसमें एनर्जी लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विभव यानी कि वोल्टेज। तो ये होता है जूल पर कूलम्ब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बच्चा वाला सवाल है। 200 प्रतिरोध समांतर, 200 ओम का जो प्रतिरोध है उसको समांतर में जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए, एक प्रतिरोध ये वाला है, एक प्रतिरोध ये वाला है, दोनों कितना कितना है? ये है 100 ओम का, और ये कितना है? ये भी 100 ओम का है। ये दोनों को हम लोग समांतर में जोड़ दिए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे इसका जो टोटल आर निकलेगा ना, आर इक्विवेलेंट, वो क्या होगा? तो इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, एक जो जनरल मेथड है उससे पहले चल लेते हैं क्या क्या होगा। तो एक मिनट यार। ठीक है। तो मान लीजिए कि जो टोटल प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आर टोटल। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कितना? 1/R1 प्लस में 1/R2। अब देखिए R1 कितना है? R1 मान लेते हैं कि ये वाला R1 है। R2 कितना है? ये वाला है, यानी कि दोनों कितना है? 100 है। तो हम लोग यहाँ पर R1 और R2 की जगह पे हम लोग 100 रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर 100 रख देते हैं, प्लस में 1/100। ये दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2/100, यही हो जाएगा ना। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/50। यानी कि 1 में आर का जो वैल्यू है ना, वो 1 में भाई, देखिए, अच्छा हो यार, हट गया सब, बहुत दिक्कत था।
तो ये जो 1/r था, थोड़ा सा बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, 1/r था, उसका वैल्यू 1/50 आ गया है। लेकिन हम लोग को 1/50 थोड़ी बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि r कितना है ना, r हो जाएगा 50। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और मैं इसका एक शॉर्टकट जो मेथड होता है वो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इतना चलने का जरूरत नहीं है। कैसे करना है, तो ये जो प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल, ये जब समांतर क्रम में रहेगा ना, तो इसमें से पहला प्रतिरोध R1 गुने R2 बटा में R1 प्लस में R2, ये इसका हो जाता है सूत्र। इससे अगर करिएगा ना तो आपका समय बहुत बचेगा परीक्षा में। इससे मैं आपको शॉर्ट में बता भी दे रहा हूँ कैसे से, देखिए प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालना था हम लोगों को। R1 कितना है, 100 है। R2 कितना है, 100 है। बटा में कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 100 कितना हो जाएगा, 100 गुने 100 बटा में 200। अब देखिए हम लोग इसको काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से 50 बार में खत्म। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 50, ऑप्शन सी। हम लोग कितना लेट से उसमें निकाले थे ना ऑप्शन सी को, इसमें तुरंत मिल जाता है आंसर। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। ये काम करेगा सिर्फ 2 प्रतिरोध पे। 3 प्रतिरोध का कभी अगर सवाल आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे, फिर से बनाएंगे। आगे देखते हैं अब। किरचॉफ वोल्टेज नियम किस पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का वोल्टेज का जो नियम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 नियम होता है किरचॉफ का, एक होता है पहला नियम और एक होता है दूसरा नियम। ठीक है, एक होता है दूसरा नियम। तो जो पहला नियम होता है वो होता है के वी एल का, दूसरा नियम होता है के सी एल का। ठीक है, एक मिनट माफ करिए, थोड़ा सा गलती हो गया। जो पहला नियम है ना वो होता है के सी एल का, जो दूसरा नियम है वो होता है के वी एल का। इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। टाइम हो गया 1 घंटा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेश होना पड़ेगा। हाँ, तो जो पहला नियम है ना वो होता है केसीएल का, दूसरा नियम होता है केवीएल का। तो केसीएल यानी कि करंट, करंट किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आवेश पे। केसीएल यानी कि करंट, करंट सी सी से होता है करंट, करंट मतलब धारा, यह है धारा, और धारा होता है आवेश पे। ठीक है, और ये केवीएल है, केवीएल यानी कि भी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज होता है ऊर्जा पे। कैसे होता है, बैक करिए पूरा पीछे, वहां पर मैंने बताया है बढ़िया से। समय हो गया ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, जो काम का चीज है उसको ही ज्यादा करूंगा। ठीक है, ये देखिए 33 नंबर सवाल है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक देखे होंगे बैटरी जो रहता है, बैटरी ये है पॉजिटिव है, ये है निगेटिव, ऐसा होता है बैटरी। मान लिए 12 वोल्ट का बैटरी है, कंपनी का नाम है रंजन वर्मा। ठीक है, तो ये बैटरी है ना, इस पे अगर देखिएगा जा करके, इसका जो डब्बा रहता है, मेन जो बॉक्स रहता है, उसमें लिखा होगा एम्पियर आवर। हर लोग बोलते हैं कि 150 एम्पियर आवर का बैटरी है। इसका मतलब क्या होता है ना कि 150 एम्पियर 1 घंटा तक इसमें से जा सकता है। अगर हम लोग 150 एम्पियर का सप्लाई लेंगे इस बैटरी से, 150 एम्पियर का अगर हम लोग सप्लाई लेंगे तो वो करीब 1 घंटा तक जा सकता है, 1 घंटा तक जा सकता है। हालांकि 1-2 एम्पियर में ही काम चल जाता है। तो बस ये एक, जैसे होता है ना बैटरी का, हम लोग किस में इसको सूचित करेंगे, जैसे वोल्टेज का होता है वोल्ट में, और करंट यानी कि एम्पियर का होता है, धारा का हो जाता है एम्पियर में। उसी तरह से जो बैटरी का कैपेसिटी है ना, उसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर आवर में। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाता है। तो ये किसका है, एम्पियर आवर है। ठीक है,
ये बोल रहा है कि एम्पियर आवर किसकी इकाई है, ये किसकी इकाई है। और जहां भी समय लग गया ना, जैसे आवर हो गया, आवर आवर आवर, जहां भी आवर हो जाता है ना तो वो ऊर्जा हो जाता है। जैसे हम लोग वोल्टेज गुने करंट है, समझिए थोड़ा सा बढ़िया से, वोल्टेज गुने करंट, इसको हटा दे क्या, हटा ही देते हैं, वोल्टेज गुने करंट ये रखते हैं। तो अभी तक ये क्या है, ये है शक्ति। लेकिन इसमें अगर हम लोग इसमें आवर जोड़ देते हैं यानी कि टाइम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऊर्जा। यानी कि जहां जहां भी ये समय जुड़ेगा ना तो ये बना देगा ऊर्जा को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। बैटरी को, बैटरी के लिए है ये यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए 33 नंबर हो गया, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, ये है ऊर्जा का। आगे देखते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब, बल्ब, हाँ यहाँ से थोड़ा सा करते हैं। ऐसे टर्मिनल यहाँ पर निकला हुआ, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल है, यहाँ से रहता है। तो इसका जो फिलामेंट है, इसमें से दो टर्मिनल निकल के आता है, एक टर्मिनल यहाँ है, ये टर्मिनल है। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट ये वाला, इसको तंतु बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या चीज का बना होता है, किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है उस धातु का ना जिसका जो गलनांक है यानी कि पिघलने वाला जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि मान लीजिएगा 100 डिग्री रहता है उसका पिघलने का क्षमता, 100 डिग्री, तो ये तुरंत गर्म होता, तुरंत ही पिघल कर नीचे। लेकिन इसको हम लोग रखते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचे टेम्परेचर वाला यानी कि 3300 डिग्री पे, तो ये होता है टंगस्टन में ही, टंगस्टन में होता है। बाकी सब जितना भी है ना इसमें सबका 1000 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गलनांक होता है, उतना जाने के बाद ये पिघल जाता है। लेकिन जो टंगस्टन है वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के बाद भी ये नहीं पिघलता है, इसलिए हम लोग इसमें विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। हम लोग का जो घर में ऐसा वाला बल्ब होता है ना, उसमें बल्ब में देखिएगा कि कितना हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसमें टेम्परेचर काफी हाई चला जाता है। तो हाई जाने के बाद वो पिघले नहीं, इसलिए हम लोग टंगस्टन को रखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एमीटर बोल रहा है, एमीटर। पहले हम लोग बढ़िया समझते हैं कि एमीटर होता कैसा है। ये मान लीजिए कि कोई सर्किट है, ऐसा सर्किट है, और सर्किट में ये मेजर कर रहा है करंट को, ये करंट को मेजर कर रहा है। तो अगर इसमें मान लीजिए अगर हमको 1 एम्पीयर का मेजरमेंट करना था, 1 एम्पीयर का प्रतिरोध को हम लोग को मापना था, एक एम्पीयर धारा को मापना था। अगर हम लोग सर्किट में 1 एम्पीयर धारा को अगर माप रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक आमीटर लेकर के आए हैं। और अगर फिर हम लोग इसका रेंज को बढ़ाएंगे, 1 एम्पीयर से ज़्यादा कर देंगे, 100 एम्पीयर कर देंगे, तो उसमें हम लोग एक प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ऐसा प्रतिरोध को जोड़ते हैं ना कि ये जो पहले से आमीटर है ना, आमीटर पहले से जो है उससे भी उसका प्रतिरोध कम हो। कम होने से फायदा क्या होगा देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये जो पहले से आमीटर था ना, ये पहले से जो आमीटर था इसका अगर प्रतिरोध 10 ओम है और इसका 1 ओम है, तो इसमें से अब जितना भी करंट बढ़ेगा, इस सर्किट में जितना भी करंट बढ़ेगा ना, इस सर्किट में जितना भी करंट बढ़ेगा वो सारा का सारा करंट इधर से चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा कम प्रतिरोध वाले पाथ यानी कि रास्ता को चुनता है। तो जो ज्यादा करंट इसमें से जा रहा था वो इधर गया तो इसको 10 ओम का प्रतिरोध मिला, और नीचे गया तो उसको 1 ओम का प्रतिरोध मिला। तो प्रतिरोध इसमें कम मिला तो सारा का सारा धारा इसमें से निकल के इधर चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें कुछ रेशियो में ही जाएगा और उसके हिसाब से यह सही सही वैल्यू को मेजर कर लेगा। तो बोल रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि ये वाला प्रतिरोध कितना होना चाहिए। जब भी आदर्श बोल जाए ना, आदर्श बोल दे तो उसका प्रतिरोध हमेशा 0 या फिर इनफाइनाइट होता है।
तो यहाँ पर कम कम वाला वैल्यू को हम लोग देखना है। तो कम वाला वैल्यू कौन है इसमें, 0 है कि इनफाइनाइट है? तो इसका 0 सबसे कम वैल्यू होता है, ठीक है। तो आदर्श आर्मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है कितना होना चाहिए, आर्मीटर का बोल रहा है, तो ये होना चाहिए 0, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। फिर यही बोल दिया कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए। इसको मैं तुरंत बताता हूँ कैसे होता है। तो मान लीजिए कि सर्किट था, सर्किट में यहाँ पर ये पहले से मेजर कर रहा था किसको, वोल्टेज को मेजर कर रहा था। इसका प्रतिरोध कुछ था, इसको हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं सर्किट के। ये कोई प्रतिरोध है, इधर कोई बैटरी था, ठीक है, प्लस माइनस कोई बैटरी, नीचे बैटरी है, उस बैटरी से इसमें सप्लाई दिया गया। तो ये जो प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को हम लोग इसमें मेजर कर रहे हैं, इसमें वोल्टेज कितना डेवलप हुआ। तो अब क्या है ना, इसमें से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मेजर होने के लिए इसमें करंट नहीं जाए, थोड़ा सा भी हमको करंट इसमें नहीं चाहिए। जितना करंट को रोक सकते हैं, हमको चाहिए सिर्फ वोल्टेज, करंट नहीं चाहिए, करंट एकदम नहीं चाहिए इसमें। करंट कब नहीं मिलेगा, जब इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तभी ना इधर से करंट नहीं जा पाएगा ऊपर में। अगर इसका प्रतिरोध हम लोग कम रख दिए तो इसमें से जितना भी करंट नीचे से आएगा ना, नीचे से आके इसमें चला जाएगा। तो ये जो ओम मीटर है, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो काफी ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि इसमें से करंट नहीं जाए, करंट रुक जानी चाहिए। तो ये जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसमें प्रतिरोध कितना रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट। इसका आंसर अनंत हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। जो 37 नंबर सवाल है वो क्या बोल रहा है, देखिए, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता क्या होता है ना, कि ये हमेशा हर एक वस्तु में फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तांबा है और ये कोई चांदी है, चांदी है, ठीक है। तो सबका जो प्रतिरोधकता है ना, ये मान लेते हैं कि तांबा है, भाई तांबा, तांबा है ये, ठीक है। अब ये है चांदी। तो तांबा का और चांदी का दोनों का अपना अपना प्रतिरोधकता होता है। तांबा का, चांदी का कितना होता है, चांदी का होता है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और तांबा का कितना होता है 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये वैल्यू याद रख लीजिएगा तो बढ़िया है, नहीं तो उतना कोई जरूरी नहीं है। मैं बस बताना चाहता हूँ ये ना, कि अगर ये मेरे घर का चांदी है, वैसे मेरे घर में चांदी नहीं है भाई, मेरे घर का अगर चांदी है और ये अगर आपके घर का चांदी है, तो दोनों में इसका प्रतिरोधकता क्या होगा, हर जगह इसका प्रतिरोधकता इतना ही होगा, ठीक है। हर जगह का प्रतिरोधकता यही रहेगा, पूरी दुनिया में यही होगा। यानी कि हो सकता है कि मेरे पास अगर 1 रुपया का जो सिक्का होगा वो है, तो आपके पास अगर 100 रुपया का सिक्का होगा, उसका चांदी का होगा, तो सबका जो प्रतिरोधकता है ना वो यही रहेगा। मेरे घर में जो तांबा है उसका अगर प्रतिरोधकता इतना है, तो अगर आपके घर में जो तांबा है ना उसका भी प्रतिरोधकता इतना ही होगा। उसको मतलब नहीं है कि आपके घर में कितना तांबा है, कितना चांदी है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस तांबा है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है। तो बस इस किससे मतलब होता है, किससे मतलब रहता है इसको, मटेरियल से, मटेरियल से इसको मतलब होता है। इसका पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि वह तांबा है कि चांदी है, बस उसको इससे मतलब है। बाकी इसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई किसी से भी मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पदार्थ की प्रकृति। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि अर्थ वायर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। ये मान लीजिए कि कोई फ्रिज है, ठीक है, कोई फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज का गेट है, ये निकलने वाला है। तो फ्रिज में क्या है ना, कि हम लोग सप्लाई से इसको चला रहे थे, इधर से इलेक्ट्रिसिटी आया, इधर इसमें आकर के 200 इलेक्ट्रिसिटी से ये फ्रिज चलने लगा, ये फ्रिज काम कर रहा है। तो क्या हुआ ना कि एक छोटा सा बच्चा इसके पास गया, छोटा सा बच्चा गया, इसको छू लिया, करंट इसको नहीं मारा, ठीक है भाई बच्चा।
करंट नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि मान लीजिए कि इसमें पहला बात तो इसमें फॉल्ट नहीं था इसलिए करंट नहीं मारा। लेकिन अगर इसमें फॉल्ट हो गया, जैसे कि ये जो इसमें से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अंश इसके अगर बॉडी में पड़ गया, ऐसे तो इसका बॉडी होता है प्लास्टिक का, लेकिन अगर मेटल का बॉडी रहेगा तो इसमें क्या होगा ना कि इसका जो अगर करंट इस मेटल में यानी कि चालक में सट गया ना, तो पूरे के पूरे फ्रिज में करंट दौड़ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे ना कि साइड में एक अलग अर्थ वायर जोड़ देंगे, तो इसका जितना भी लीकेज करंट है वो अर्थ वायर के थ्रू जमीन में चला जाएगा। और इसका प्रतिरोध इतना कम रखेंगे कि ये जो करंट है मेरे बॉडी से न जा करके इसे चला जाएगा। हमारे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? अभी अभी मैंने ऊपर में बताया था, याद है? इसका होता है 1000 ओम। तो इसको अगर हम लोग रखेंगे 1 ओम, तो करंट किससे जाना पसंद करेगा? हमारे शरीर से कि उस अर्थ वायर से? तो हमारा शरीर उसको ज्यादा खराब रास्ता मिलेगा, टफ रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो सोचेगा कि हम अर्थ वायर से चल जाए, तो सारा का सारा जो लीकेज करंट है वो अर्थ वायर से चला जाएगा, हमारे बॉडी से नहीं लगेगा। तो ये जो मुन्नी है जो भी है वो सुरक्षित रह जाएंगे। इसलिए हम लोग को अर्थ वायर का प्रयोग करना चाहिए। तो अर्थ वायर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। ऑप्शन बी। 39 बोल रहा है कि निम्न में से अच्छा चालक कौन सा है? कांच है कि रबर है कि तांबा है कि प्लास्टिक है? चालक मतलब जिसमें से करंट जा सकता है, दौड़ सकता है। कांच में से करंट जाता है? नहीं जाता है। रबर में से नहीं जाता है। तांबा में से जाता है, बहुत बढ़िया से जाता है। और प्लास्टिक से नहीं जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा में से करंट जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। जो 40 नंबर सवाल है वो क्या है कि विद्युत दबाव को क्या कहा जाता है? देखिए एक और है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जितना भी पढ़ते हैं वोल्टेज, करंट और धारा, वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि ये कोई टंकी था, ठीक है, टंकी में यहाँ पर नल लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें देखिए कि ये जो है पूरा का पूरा क्या है, अंदर में आवेश भरा हुआ है। आवेश इस लेवल तक भर दिए ना कि यहाँ तक ये फुल हो गया है टंकी। ये जो आवेश, इसमें जो क्षमता है, कितना स्पीड से इसको निकालेगा बाहर, इस आवेश को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। जो क्षमता है जिसे हम लोग निकालेंगे बाहर उसको बोलते हैं प्रेशर। और प्रेशर इसमें होता है विभव के रूप में। विभव उतना प्रेशर से निकालेगा ये। और इसमें जो टोंटी लगा हुआ है, इसमें टोंटी, ये क्या है? ये प्रतिरोध है। हम लोग कितना कस के इसको दबाए हुए हैं, प्रतिरोध। इस आवेश को हम लोग बाहर निकलने से कितना रोक रहे हैं इस टोंटी पर निर्भर करता है। और हम लोग जो एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, उसमें क्या करते हैं, प्रतिरोध को लगा करके उसमें जो धारा रहता है उसको हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से जो टोंटी है ना, इसमें से जो आवेश निकल रहा है उसके प्रवाह को रोकता है। और ये जो आवेश अगर रुका हुआ है तो ठीक है, जो चल रहा है ना, समय के साथ बदल रहा है, तो उसी को तो बोलते हैं धारा। यानी कि इसमें से जो निकलेगा ना नीचे, उसी को बोलेंगे धारा। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो प्रेशर होता है, विद्युत दबाव होता है, दबाव जो नीचे दबा रहा है इसको, वो कौन है? वो है विभव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज, यानी कि बी। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि डीसी सर्किट में पावर फैक्टर का मान क्या होता है? डीसी सर्किट में पावर फैक्टर का मान क्या होता है? तो पहले ये जानिए पावर फैक्टर होता क्या है। तो मान लीजिए कोई सर्किट था, उसमें से, सर्किट मतलब परिपथ, उसमें से हम लोग एक बार धारा को निकाले हैं, आई को निकाले हैं, और एक बार हम लोग वोल्टेज को निकाले हैं। तो दोनों साथ साथ जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि भी और आई, यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच में जो एंगल है, जो गैप है, अंतर है, वो 0 डिग्री है, कोई अंतर ही नहीं है।
वही सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन वही जब हम लोग एसी सप्लाई लेते हैं ना, एसी सप्लाई, उसमें क्या होता है ना कि ऐसे से जाता है। ये अगर वोल्टेज है तो यहाँ पर धारा ऐसे जाएगा, ऐसे करके। तो ये कुछ एंगल से आगे पीछे हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्रगामी और पश्चगामी। तो यही डीसी के केस में, यानी कि डिस्ट धारा के केस में, यह 0 हो जाता है एंगल। और इसमें कुछ एंगल 30 डिग्री 50 डिग्री होता है। तो जो पावर फैक्टर होता है उसको हम लोग कोस फाई से निरूपित करते हैं। ये जो फाई का एंगल है डीसी में कितना है, 0 है। तो कोस 0 कितना हो जाएगा, कोस 0 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमेशा 1। कोस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये डीसी में हमेशा होता है, यानी कि ऑप्शन बी। लेकिन एसी के केस में यह घटते बढ़ते रहता है, अपने एंगल पर डिपेंड करता है कितना इसमें एंगल है, डिफरेंस है। आगे देखते हैं 42 नंबर में बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने पर करंट कैसा होता है। एक हम लोग परिपथ बना देते हैं, परिपथ है। अब क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग परिपथ, जैसे शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि बीच में हम लोग, ये जो टर्म है ना, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, इसको हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट। ठीक। तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज बराबर क्या होता है, ये होता है आई गुने आर होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो आई होता है वो कितना होता है, ये होता है वोल्टेज बटा में आर, ये होता है। तो आर का वैल्यू को हम लोग को 0 करना है। शॉर्ट मतलब आर का वैल्यू यानी कि प्रतिरोध को 0 कर देना है। तो जैसे हम लोग प्रतिरोध को 0 करेंगे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध को जैसे 0 करेंगे ना, तो किसी भी चीज में, यानी कि ये करंट है, ये करंट है, करंट में अगर हम लोग जो वोल्टेज है, वोल्टेज में अगर 0 हम लोग भाग दे रहे हैं, तो किसी भी चीज में 0 से भाग देने पर क्या होता है, उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुत अधिक। आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल है कि तापमान बढ़ने पर चालकता क्या होता है। तो चालकता का मान लीजिए अगर हम लोग को याद नहीं है तो हम लोग एक फॉर्मूला भी तुरंत पढ़े थे, प्रतिरोधकता वाला, प्रतिरोधकता वाला। तो प्रतिरोधकता के केस में जो प्रतिरोध होता था, हालांकि पता है ये आप लोग फंसाया गया है इसमें। कैसे, देखिए क्या बोल रहा है, चालकता। अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोई तांबा या चांदी मेरे घर में रखा हुआ है तो उसका चालकता वही है, आपके घर में रखा हुआ है तो भी उसका चालकता वही है। ये है ना, मैंने ये बोला था आपको। तो तापमान बढ़ने पर जो चालकता होता है वो बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। इसमें अगर चालकत्व तो बोलता ना, कंडक्टेंस, तो वो चेंज करता। लेकिन बोला है चालकता, तो वो हमेशा समान रहता है। इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन सी, समान रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है 44 नंबर में कि मीटर किस प्रकार का यंत्र है। इसको समझिए बढ़िया से। इंडिकेटिंग क्या होता है, जैसे हम लोग आमीटर पढ़ते हैं, आमीटर, आमीटर ये मेजर करता है धारा को। तो ये इंडिकेट करता है धारा ऐसे ऐसे घूमता है, पॉइंटर ऐसे ऐसे घूमेगा। और वही अगर हम लोग रिकॉर्डिंग का बात करेंगे ना, रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल में देखे होंगे आप लोग, ऐसे लगा रहता है एक मशीन, ऐसे ऐसे करके मेजर करता है। वो क्या होता है, ईसीजी रहता है, ईसीजी। वह रिकॉर्ड करता है इसको, हमारे दिल की धड़कन को, कि हमारा दिल का धड़कन जो पल्स है वो कितना इतना उसमें मिल रहा है, कितना धड़क रहा है। लेकिन इंटीग्रेटिंग क्या होता है ना, इंटीग्रेटिंग वह वर्तमान समय को भी कैलकुलेट करता है, जोड़ता घटाता है, और जो पहले बीत गया है ना उसको भी वो लेके चलता है। जैसे एनर्जी मीटर हो गया हमारे घर में, एनर्जी मीटर हो जाता है। उसमें क्या होता है ना कि वोल्टेज गुने करेंट गुने समय आवर, वो कितना देर यूज हुआ ना, कितना देर वो चल रहा है, उस सब को जोड़ते रहता है, कैलकुलेट करते रहता है, इंटीग्रेट कर देता है। उसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग।
इंटीग्रेटिंग, समाकलन पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसको हम लोग इंटीग्रेट का मतलब इतना समझ लीजिए कि जिसको जो सभी चीज़ को जोड़ के रखेगा, वैल्यू देगा, जोड़ के वैल्यू देगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिंग। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 45 नंबर में बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, क्या होता है परमाणु के नाभिक में। तो ये हो गया परमाणु, ठीक है, परमाणु हो गया, और ये हो गया इसका नाभिक, और ये हो गया उसका कक्षा, ठीक है, ऐसे। तो इसका जो नाभिक है ना, नाभिक होता है हमेशा धनावेश वाला, इसमें होता है धनात्मक। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि इसमें होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के साथ भी होता है इसमें क्या, एक होता है न्यूट्रॉन, यानी कि जो नाभिक है उसमें होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। लेकिन कुछ कह रहा है कि परमाणु के जो नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, क्या होता है? आंसर में देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है, अंदर में नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। केवल इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 46 नंबर, इसमें बोल रहा है कि विद्युत धारा की गति क्या होती है। तो विद्युत धारा की जो गति होती है वही होती है जो प्रकाश की गति होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह हमारे प्रकाश का भी चाल है, प्रकाश मतलब लाइट, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर बोल रहा है कि अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है। अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर मतलब सुपर कंडक्टर का मतलब होता है कि वैसा कंडक्टर जिसमें कोई प्रतिरोध न हो, यानी कि शून्य प्रतिरोध, ठीक है, शून्य प्रतिरोध। कोई चालक था, कोई चालक है, इसको हम लोग इस हिसाब से ठंडा किए ना, इतना ठंडा कर दिए, इतना ठंडा कर दिए कि इसका जो क्रांतिक तापमान है, क्रांतिक तापमान, जिसको हम लोग TC से सूचित करते हैं, तो इसके नीचे क्या होता है ना कि ये जो चालक था, चालक के अंदर में जितना भी प्रतिरोध था वो सब खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है, खत्म। इसमें से अगर हम हल्का भी करंट देंगे ना इधर से, तो तुरंत का करंट इधर पास हो जाएगा बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के। तो क्रांतिक तापमान के नीचे कोई भी चालक सुपर कंडक्टर यानी कि अति चालक बन जाता है, और उसमें उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस 0 बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। आगे देखते हैं 48 नंबर में बोल रहा है कि समांतर में संधारित्र जोड़ने पर धारिता क्या होता है। बढ़ता ही घटता है तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, उसका ये उल्टा चलता है। देखिए कैसे, जो प्रतिरोध होता है ना समांतर में, वो होता है R 1/R बराबर 1/में R1 प्लस में 1/में R2, ये होता है। लेकिन अगर हम लोग संधारित्र को जोड़ेंगे ना, तो संधारित्र में उल्टा हो जाता है, समांतर का उल्टा हो जाता है। कैसे होता है? तो जो श्रेणी क्रम में होता है ना प्रतिरोध, वही समांतर क्रम में हो जाता है संधारित्र। तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस में C2। बोल रहा है कि समांतर में संधारित्र जोड़ने पर यानी कि प्लस करने पर, ये करने पर, तो इसका धारिता क्या होगा, ये बढ़ेगा घटेगा? तो जब जोड़ेंगे तो बढ़ेगा ना, इसमें प्लस हो रहा है ना, समांतर में भले है लेकिन इसका सूत्र ही यही होता है। तो क्या करेंगे हम, इसमें प्लस है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ऑप्शन ए, ठीक है।
ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला। आगे देखते हैं। तो 49 नंबर में बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप, देखिए सर्किट में, परिपथ में ये बैटरी था, इसमें क्या है, प्रतिरोध है। बढ़िया से बन भाई। ये 5 वोल्ट का बैटरी था, ये करंट अगर 1 एम्पियर का है और ये कितना है, 5 ओम का प्रतिरोध है। बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो 1 एम्पियर, ये जो 1 एम्पियर जा रहा है इसमें प्रतिरोध में, तो 1 गुने 5 यानी कि V गुने, माफ करिएगा, I गुने R, यही होता है ड्रॉप। तो ड्रॉप मतलब कि विभवांतर बोल सकते हैं उसको। विभवांतर कितना हुआ, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, तो ये होता है वोल्टेज। वैसे भी वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है ना। बस यही तो बोल रहा है ये कि वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र क्या होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप है, इसका सूत्र क्या होता है, I गुने R होता है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। और ये है इसका लास्ट सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो मैं आपको शुरू से ही रटते आ रहा हूं, क्या कहते हैं देखिए समझिए। ये कोई चालक है, ठीक है। इसमें हम लोग सप्लाई दिए, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इलेक्ट्रॉन निकला 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 निकला, इधर गया, ठीक है। यहां से निकल के वापस इसमें आ गया। तो ये जब मूव कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था, इधर से उधर जा रहा था, ऐसे घूम रहा था ना, तो इसी का जो प्रभाव हो रहा था ना, इसी के प्रभाव को हम लोग बोल रहे थे विद्युत धारा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है इधर से इधर, लेकिन जो धारा होता है इधर से इधर होता है। लेकिन धारा जो इधर से इधर है ना, वो इसके प्रवाह पर भी निर्भर करता है। ये इधर जाता है तो धारा को हम लोग बोलते हैं कि इधर जा रहा है। तो इसी का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के दर को, अभी प्रवाह को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। तो ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अब आगे का जो लेक्चर होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाइएगा वायरस की तरह, क्योंकि अभी मैं इस फील्ड में नया हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।